तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर क्या लिखा दिख रहा है? दो चीज आपको लिखी हुई दिख रही है। पहला, ये दूसरा, मतलब एसएएस प्रतिबंध और एएसए प्रतिबंध। ये दोनों ही चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में एक बड़ा संक्षेप में, बड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एसएएस प्रतिबंध क्या होता है? एस मतलब भुजा, फिर दूसरा एस का मतलब फिर से भुजा, और इसके बीच में ए लिखा हुआ है मतलब कोण। तो एसएएस का मतलब क्या होता है? कोई भी दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, तो इन दोनों ही त्रिभुज के दो भुजा अगर बराबर मिल गई, मतलब दो भुजा बराबर, और उसके बीच के कोण बराबर मिल गए, तो एसएएस के नियम से ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। यह पहला नियम पढ़ाया गया था, ठीक है। उसके बाद एक चीज पढ़ाया गया था, ए से प्रतिबंध। तो इसमें क्या बताया गया? यहाँ पर आपको लिखा है ए, फिर एस, फिर ए। मतलब किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर आपको दिख गए, मान लो मैं कोई दो त्रिभुज ऐसे बना रहा हूँ और कह रहा हूँ इसका ये वाला कोण इसके बराबर है और दूसरा कोण भी बराबर है, और इन दोनों ही कोण के बीच वाली भुजा, इस वाली भुजा की बात करूं तो ये भुजा भी बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। इतना आया या नहीं आया? ये सारी चीज पढ़ाई गई थी लास्ट क्लास में, यही दो टॉपिक पढ़ाया गया था, एसएस प्रतिबंध और एएसए प्रतिबंध, है ना। चलो आप लोग वाई या एन लिखकर बताओगे इतना याद है या नहीं, ये दो चीज पढ़ाई गई थी या नहीं। ठीक है, आपने अगर क्लास किया होगा तो आपको पता है ये दो चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। तो अभी क्या करते हैं, इस पे एक आधारित क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांग सम है। तो नाम को ध्यान से देखना कि कौन सा दो त्रिभुज सर्वांग सम है। तो पोल सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं कि बीसी की लंबाई कितनी होगी। आंसर पोल सेक्शन में ही करना है। अभी कमेंट में कोई कुछ लिख नहीं पाएगा क्योंकि मैंने बंद रखा है। तो देखो ए बी सी अगर पी आर क्यू के सर्वांग सम है, तो संगत भुजा पहचानो, फिर आंसर करो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं, तो गलत नहीं करना है किसी को, और आंसर ट्राई जरूर करें, पोल सेक्शन में जाएं, आंसर करने की कोशिश जरूर करें कम से कम। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन काफी बार आपको पढ़ाया गया है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से आंसर करें, फिर आज के टॉपिक पढ़ेंगे नई चीज। चलिए 5 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 5 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या है। अच्छा चैट अब ओपन है, ठीक है। अगर किसी को कमेंट में, जब भी मैं पोल एंड करता हूँ कमेंट को ऑन कर देता हूँ, फिर आप आंसर भी लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है। अब आप कमेंट में आंसर भी लिख सकते हो। अब ध्यान से देखें सभी लोग स्क्रीन पर। अगर ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इस चित्र को नहीं देखूंगा, ठीक है। इस चित्र को देखने के पहले मैं क्या करूंगा? ये देखूंगा कौन से त्रिभुज दिए गए हैं। तो मैं लिखूंगा इस तरीके से, त्रिभुज एबीसी इसके सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के। अब ये बताओ पूछा क्या जा रहा है? बीसी की लंबाई पूछी जा रही है ना, बीसी की लंबाई। तो बीसी की संगत भुजा क्या है? चैट में लिखकर बताएं। अगर मैं यहाँ पर बीसी लूं तो बीसी की संगत भुजा क्या होगी? चैट में लिखकर बताओ जल्दी से। ये तो मैंने आपको संगत भुजा पहचानने सिखाया है। तो बीसी की संगत भुजा आर क्यू होगी। तो आपको पता है बीसी और आर क्यू क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आपने अगर संगत भुजा पहचान लिया, तब आपके लिए क्वेश्चन काफी ही आसान हो गई, है ना। तो बीसी और आर क्यू बराबर होंगे। तो आर क्यू की लंबाई तो हमें साफ दिख रही है 5 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे आर क्यू की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई भी
5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। ये हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर ए सही है। ये समझ में आया या नहीं? वाई या एन? जल्दी से चैट में लिखकर बताएंगे, वाई या एन। चलो, सभी लोग वाई कह रहे हो। अच्छा, जो लोग अब ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, जो लोग अब ज्वाइन हो रहे हैं उनको टाइम से आना है हमेशा। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से समझा रहा हूँ, बिल्कुल जल्दी से समझाऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एबीसी और पीआरक्यू सर्वांगसम त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू सर्वांगसम है, तो मुझे ये पता है कि बीसी और आरक्यू ये दोनों क्या होंगी, संगत भुजा होंगी, और बीसी और आरक्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर आर क्यू 5 सेंटीमीटर है तो बीसी भी 5 सेंटीमीटर होगा। बस इतना सिंपल था। ठीक है, इतना आसान है। अब समझ में आ गया आप प्रवीण? अब समझ में आया ना? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अपनी अगली नियम पढ़ते हैं ना। तो ध्यान से देखो, एक चीज मैंने पढ़ाया एस एस एस, दूसरा चीज पढ़ाया एस ए एस, तीसरा नियम पढ़ाया ए एस ए, अब चौथा नियम जो आखिरी नियम है वो आर एच एस है। टोटल कितने नियम है? 4 नियम। तो चौथा नियम क्या है? आरएचएस। तो आरएचएस का मतलब क्या होता है? तो आरएचएस को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो आर का मतलब होता है राइट, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब होता है साइड, है ना। तो आपको याद रखना, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो हिंदी में बोलो तो क्या करूंगा, हिंदी में राइट का मतलब होता है समकोण। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? तो आपको पता है, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं और हिंदी में कर्ण कहते हैं। और साइड का मतलब तो आपको पता है, भुजा, है ना। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध। ठीक है, लेकिन पूरा नाम हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग बस शॉर्ट फॉर्म में आरएचएस प्रतिबंध ही लिखते हैं। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है कभी भी तो जल्दी से आप लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो आपको आवाज आने लगेगी। चलिए, तो नियम देखते हैं। ठीक है, तो नियम क्या कहता है? तो अगर इसे ध्यान से आप पढ़ो तो देखो क्या लिखा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा प्रतिबंध लग रहा है? तो आरएचएस प्रतिबंध लग रहा है। तो कैसे समझेंगे, देखो, सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना कि ये जो भी नियम है आरएचएस, इसके लिए सबसे पहला ये चीज चाहिए कि आपको समकोण चाहिए, मतलब त्रिभुज समकोण होने चाहिए। तो समकोण त्रिभुज हो गए तभी ये नियम लगेगा। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो यह नियम नहीं लगेगा। पहला चीज तो ये समझना है। तो ये मुझे बताओ कि ये दोनों ही त्रिभुज जो आपको दिख रहे हैं, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं या नहीं है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं या नहीं है? तो हाँ, तो आपको ये तो साफ दिख रहा है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। आप कहोगे, जैसे ही मैंने ये दोनों त्रिभुज को देखा मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला कोण सी और कोण आर ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है ना। तो मैं कहूंगा ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब जैसे ही समकोण मिला तो मैं एक आर लिख दूंगा। ठीक है, अब आर क्यों लिखा, सभी चीज ध्यान से सुनिएगा। आर क्यों लिखा? आर का मतलब होता है राइट, राइट का मतलब समकोण। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण मिला इसलिए समकोण के लिए आर लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही समकोण त्रिभुज दिख गया तो समकोण त्रिभुज के सामने 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण को आप देखो, बाकी कोई भुजा को नहीं देखना है, आपको कर्ण देखना है यानी हाइपोटेन्यूज देखना है। दोनों ही त्रिभुज के कर्ण बराबर आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बताओ। तो मुझे दिख रहा है पहले वाले त्रिभुज में ए बी और दूसरे वाले त्रिभुज में पी क्यू बराबर दिख रहे हैं, है ना। तो मैं कहूंगा कर्ण भी दोनों के बराबर है। तो मुझे दिख गया कर्ण भी बराबर। तो जैसे ही कर्ण बराबर दिखा तो मैं एक एच लिख दूंगा। अब सोचोगे एच क्यों लिखा, तो एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, तो कर्ण बराबर था इसलिए एच लिख दिया। ठीक है, अब देखो, कर्ण भी बराबर मिल गए
आर भी मिल गए। अब तीसरी चीज देखते हैं, कर्ण के अलावा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कर्ण के अलावा। अब कोई भी एक भुजा देखना है, जरूरी नहीं आधार देखो, लंब देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एक भुजा कर्ण को छोड़कर। तो आप लोग ये बताओ कि यहाँ पर कोई एक भुजा बराबर दिख रही है या नहीं? तो आपको दिख रहा है हाँ, एसी भुजा पी आर के बराबर है। तो एसी और क्या है, एसी और पी आर बराबर है ना? तो मैं कहूंगा इस दोनों त्रिभुज में हमें पहला चीज दिखा कि दोनों 90 डिग्री वाले कोण है, समकोण है, तो इसलिए आर लिखा। फिर क्या लिखा, कर्ण बराबर है, इसलिए एच लिखा। अब एक भुजा भी बराबर दिख गई, जैसे ही एक भुजा बराबर दिखे तो मैं यहाँ पर एक एस लिख दूंगा। ठीक है, आर एच एस प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए त्रिभुज। तो मैं क्या कहूंगा, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। ठीक है, तो यही नियम है। ठीक है, तीन चीज आपको देखना है, समकोण, फिर कर्ण, फिर भुजा, ये तीन चीज देखना है। चलो इसे एक उदाहरण से भी समझते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आ गया तो इसे उदाहरण से, हाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन। देखो उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएगी, फिर मैं पूछूंगा तो आप बताना समझ में आया या नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज आपको दिख रही है, त्रिभुज नंबर 1 और 2, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। ठीक है, यही चेक करना है हमें। ठीक है, तो ये बताओ, जब भी आपको ये दोनों त्रिभुज आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, ये दोनों त्रिभुज समकोण है। मुझे ये दिख रहा है कि ये कोण और कोण आर, कोण सी और कोण आर दोनों ही 90 डिग्री है ना? तो आपको दिख रहा है कोण ए सी भी कोण पी आर क्यू के बराबर है, दोनों ही 90 डिग्री। हाँ, तो मुझे पता चल गया कि ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है। जैसे ही समकोण मिला, मैं यहाँ पर एक आर लिख दूंगा। ठीक है, आर क्यों लिखा, क्योंकि राइट मिल गया। ठीक है, अब ये बताओ, इन दोनों ही के कर्ण को आप देखो। तो पहले वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। दूसरे वाले त्रिभुज के कर्ण को देखो, हमेशा सबसे पहले कर्ण को ही आप देखोगे, पहले राइट को देखोगे फिर कर्ण को देखोगे। तो ये कर्ण, कर्ण बराबर दिख रहे हैं या नहीं बताओ? तो आपको दिख रहा है ए बी और पी क्यू बराबर दिख रहा है ना? तो मैं कहूंगा ए बी और पी क्यू जो कर्ण है ये बराबर है। अब कर्ण जैसे ही बराबर दिखा, मैं यहाँ पर एच लिख दूंगा। एच क्यू हाइपोटेन्यूज बराबर है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनना, कर्ण के अलावा कोई भी एक भुजा, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ए सी और पी आर, ए सी और पी आर क्या है, बराबर है। तो कर्ण के अलावा कोई एक भुजा मुझे बराबर दिख गई। ठीक है, कर्ण के अलावा कोई एक भुजा बराबर दिख गई, तो मैं कहूंगा ए सी और पी आर बराबर है, तो एक भुजा भी बराबर है। तो तीन चीज मुझे मिला। ठीक है, लंब या आधार बोलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, समकोण मिल गया, फिर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण मिल गया, फिर भुजा मिल गई। तो तीन चीज जैसे ही मिला, मैं कहूंगा आरएचएस प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो आरएचएस प्रतिबंध से मैं क्या कहूंगा, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम। अब समझ में आया या नहीं आया? अब सभी लोग चैट में लिखकर बताओ, अब कोई डाउट है क्या? आप सभी को समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे। चलो, उदाहरण से सभी चीजें समझ में आ जाती है। चलो, अगर समझ में आ गया तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओगे कि यहाँ पर जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, अगर मैं इस तरीके से दो त्रिभुज बनाऊं, ठीक है, अब इसके मैं भुजाओं के नाम दे दे रहा हूं, ए बी सी और एक्स वाई जेड। मैं ये बोल रहा हूँ 17 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 17 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, और ये दोनों को मैं समकोण कर दे रहा हूँ। अब बताओ, त्रिभुज एबीसी और एक्स वाई जेड ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है?
ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, बस त्रिभुज देखना है। त्रिभुज एक और त्रिभुज दो सर्वांगसम है या नहीं, वाई या एन। ठीक है। हाँ, मैक्सिमम सभी के आंसर सही है। हाँ, इसके आंसर होगा वाई, ये दोनों सर्वांगसम है। अच्छा, जिनके आंसर नो आ रहे हैं वो एक बार ध्यान से देख लो, समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं देखूंगा ये दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, तो मैं यहाँ पर आर लिख दिया। फिर मुझे दिख रहा है ये दोनों ही त्रिभुज के कर्ण बराबर है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण बराबर है, तो इसलिए एच लिख दिया। तो राइट लिख दिया, हाइपोटेन्यूज लिख दिया। अब हाइपोटेन्यूज छोड़ के कोई एक भुजा, मुझे यहाँ दिख रहा है एक्स वाई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यहाँ बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो कहूंगा एक भुजा भी बराबर दिख गई, इसलिए एस लिख दिया। तो आरएचएस प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं, काफी आसान सा था। ठीक है, अगर आपने ये समझा होगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अभी पूछने जा रहा हूँ वो आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग के स्क्रीन पर अभी ये क्वेश्चन दिख रहा है और इसके लिए समय आपके पास काफी कम है। ठीक है, समय इसलिए कम मैं दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें बस आपको हाँ या ना में आंसर करना है। अब आपके पास 15 सेकेंड है बस। ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि ये जो भी दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, हाँ या ना। हाँ या ना में आंसर करना है। अब 5 सेकेंड और है, 5 सेकेंड में पोल को एंड कर दूंगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बस हाँ या ना में आंसर करना है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, अगर आपने क्वेश्चन अभी तक ध्यान से पढ़ा है काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना। चलो, अब कमेंट खुला है, अगर आप में से किसी को कमेंट में आंसर करना है तो कमेंट में भी आंसर कर सकते हो। अच्छा हाँ, जब भी मैं बोलता हूँ कि कमेंट में आंसर करो तो कमेंट में आंसर वही लोग करेंगे जो पोल में आंसर नहीं कर पाते, है ना। सभी को आंसर करने की जरूरत नहीं है, आपने अगर पोल में आंसर कर दिया तो आपका आंसर आ जाता है मेरे तक। ठीक है, तो आपको दोबारा से आंसर करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को देखूं, त्रिभुज एक और दो को, तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है, अगर मैं देखूंगा, ओके वेरी गुड, अगर पोल में नहीं आंसर कर पाते हो तो चैट में कर दो। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जैसे ही समकोण दिखा सबसे पहले तो भी इस तरीके से हम कर रहे हैं, एक आर लिख दिया। ठीक है, आर लिख दिया। अब कर्ण को देखेंगे, तो कर्ण को देखा तो मुझे दिखा ये कर्ण 10 सेंटीमीटर और ये भी कर्ण 10 सेंटीमीटर, मतलब दोनों ही त्रिभुज के कर्ण बराबर है। कर्ण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज भी हमें बराबर दिख गया। ठीक, अब कर्ण को छोड़कर कोई भी एक भुजा, तो मुझे दिख रही है दोनों ही त्रिभुज में नीचे वाली भुजा क्या दिख रही है, 8-8 सेंटीमीटर की लंबी दिख रही है ना। तो मैं कहूंगा बीसी और पी आर क्यू क्या है, बराबर है, मतलब कर्ण को छोड़कर एक भुजा बराबर दिख रही है ना। कर्ण के अलावा, ये ध्यान दीजिएगा, कर्ण के अलावा एक और भुजा मुझे बराबर दिख गई, इसलिए मैं यहां पर क्या करूंगा, एक एस भी लिख दूंगा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि आरएचएस प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, और आंसर ए है। तो आप में से सभी के आंसर बिल्कुल सही थे। ठीक है, सभी लोगों का आंसर क्या था, वाई था। ठीक है, हाँ था, तो इसलिए आप सभी के आंसर सही थे। चलो, अब सभी के आंसर सही थे मतलब सभी को ये चीज तो समझ में आ ही गई है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, अगर इसमें आप हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आप कुछ गड़बड़ कर दो, है ना, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आंसर करने के पहले ध्यान से देखो, अभी मैंने पोल को नहीं लॉन्च किया है, पहले मेरी बात सुन लो। यहाँ पर देखो त्रिभुज एबीसी किस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, क्यूआरपी के सर्वांगसम है। तो आप संगत भुजा पहचानोगे, उसके बाद क्यूआर की लंबाई बताओगे। तो आप पोल में, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, पोल में जाएं और आंसर करें। तो आप देखो क्यूआर की लंबाई कितनी होगी। तो क्यूआर की लंबाई ज्ञात करें।
I have अच्छा, done मैं इस sir. क्वेश्चन में, ठीक है कर दिया तो अच्छी बात है, मुझे पता चल जाता है अपने आंसर दे दे। अच्छा माइक बंद रखेंगे, आप आंसर दे देते हो तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है। चलो, अब इतना समय मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ सोल्व करना था। चलो ठीक है, अब हम लोग पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले एक हिंट भी दिया। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना जब सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनो, सभी के यहाँ पर आंसर, मैक्सिमम लोगों के आंसर डी है। तो ये देखते हैं कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। अच्छा माइक बंद करो सबसे पहले, माइक बंद करो, अपने आप को म्यूट करो। जो भी बच्चा अपना माइक ऑन रखा है, राजेंद्र के नाम से जो बच्चा है, अपना माइक बंद। हाँ चलो, अब ध्यान, कोई भी चैट में कुछ नहीं लिखेगा, चैट में कुछ नहीं लिखेगा, सभी लोग अपने स्क्रीन की तरफ देखेंगे। चलो अब स्क्रीन को देखो, आप सभी को पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। यहां पर देखें, तो इस वाले दोनों त्रिभुज को मैं देख रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है त्रिभुज एबीसी और क्यूआरपी सर्वांग सम है। तो मैं ये लिखूंगा त्रिभुज एबीसी, इस वाले के सर्वांग सम है त्रिभुज क्यूआरपी की। तो ऐसा क्वेश्चन अब तक कई बार मैंने आपको दिया है ना। तो अब चित्र को मैं कभी नहीं देखता, सबसे पहले क्या करता हूं, जो दिया गया है क्वेश्चन में उस त्रिभुज के नाम को लिखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्यूआर, तो मुझे ये बताओ क्यूआर के संगत भुजा कौन सी होगी। क्यूआर के करस्पॉन्डिंग साइड बताओ, जल्दी से चैट में लिखकर बताओ। अगर मैं क्यूआर लिख रहा हूं तो क्यूआर के संगत कौन सी भुजा होगी। नाम को देखो आप ध्यान से, बीसी नहीं होगा। अगर आपने संगत भुजा बीसी बोल रहे हो तो आपका आंसर गलत है, ए बी होगा, है ना। अगर मैं यहां से पहला दो अल्फाबेट ले रहा हूं तो यहां से भी आपको पहला दो अक्षर लेना होगा, ए बी, है ना। तो क्यू आर किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, ठीक है। आपको ये चित्र नहीं देखना, चित्र से आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो आपको यहाँ, तो आपको यहाँ पर नाम देखना है। अगर मैंने क्यू आर लिया तो सर आपको गुड ए बी इवनिंग. लेना है। अपना माइक बंद करो पहले, विधि, विधि के नाम से जो बच्चा है, कोई भी अपना माइक नहीं बंद करेगा। हाँ देखो, क्यू आर किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। क्यू आर और ए बी क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, अगर आप अपना माइक बार बार ऑन करोगे तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। स्काई के नाम से जो बच्चा है, आपको क्लास से रिमूव कर दिया। रुक जा, एक मिनट रुक जा। चलो अब ध्यान से देखेंगे, क्यू आर किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ये आपको समझ में आया क्यों, संगत भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। संगत भुजा पहचानने के लिए सिखाया गया था। कभी भी आप चित्र देखकर नहीं पहचानोगे, त्रिभुज के नाम देखकर पहचानोगे, है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं कि क्यू आर ए बी के बराबर क्यों होगा, एक एक स्टेप समझो, ठीक है। क्यू आर किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। अब अगर मैं इस वाले चित्र में इस त्रिभुज को देख रहा हूं तो ए बी की लंबाई मुझे नहीं दी गई है, तो ए बी की लंबाई मुझे नहीं दी गई है, तो क्या करूंगा, ए बी की लंबाई निकालूंगा, ज्ञात करूंगा, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखते हैं, अच्छा विधि के नाम से जो बच्चा है, विधि, आप अपना माइक बंद रखो, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव कर दिया जा सकता है। सर. अगर आप बार बार अपना माइक ऑन करोगे क्लास के बीच में तो सर आपको गुड क्लास, इवनिंग. गुड इवनिंग, लेकिन आप क्लास में इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करोगे क्लास को। आप अपना माइक बंद रखो। अगर आप क्लास में, डिलीट कर दे, ये डिलीट कर. चलो अब ध्यान से देखो, मेरा फोटो खिंचवा दे. क्या सारे देख रहे तेरे को। चलो ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अच्छा मेरी आवाज सभी को जा रही है क्या,
अनुराग, अनुराग के नाम से जो बच्चा है, अपना माइक बंद रखो। ठीक है, अब ध्यान से देखें। हमारी बहन की लड़ाई हो रही है। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, ए बी की लंबाई ज्ञात करूंगा। ए बी की लंबाई किस तरीके से आप निकालोगे, तो आप ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो ये कैसे लिखा, ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं, किस तरीके से ये लिखा गया। अगर मैं ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग लिख रहा हूं, तो ये कैसे लिखा गया, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, अब ध्यान से सुनो। कर्ण का जो वर्ग होता है, ये आपको पढ़ाया गया था, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो क्या लिख सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का जो वर्ग है वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग है, क्योंकि ए सी क्या है, कर्ण है, ए बी क्या है, लंब है, और बी सी आधार है ना। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को, है ना। अब क्या करूंगा, सभी के मान रखूंगा। एसी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो एसी की जगह मैंने 5 का वर्ग लिख दिया। ए बी का मान तो हमें निकालना है ना, ए बी हमें नहीं पता। अब बीसी का मान क्या है, बीसी का मान आपको दिख रहा है 4 का वर्ग, है ना, 4 स्क्वायर। अब इसे आप सोल्व करोगे तो क्या कहोगे, 25 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 16, 4 का वर्ग 16। यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी का जो वर्ग है वह 25 माइनस 16 के बराबर होगा। 25 में से 16 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 किसी नंबर का वर्ग है क्या, ये बताओ, 9 किसी नंबर का वर्ग है या नहीं। तो आपको पता है 3 का जब वर्ग करोगे, 3। हाँ 3 का वर्ग करोगे तो 9 मिलेगा, तो मैं 9 को लिख दिया 3 का वर्ग। तो हमें अगर ये मिल रहा है कि ए बी का जो वर्ग है वो 3 के वर्ग के बराबर है, तो यहां से ए बी का लंबाई कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या पता चल रहा है, मैं ये सारी चीजें मिटा दे रहा हूँ, है ना। तो यहां से मुझे ये मिल गया कि ए बी की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। समझ में आया, ए बी की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और अगर ए बी 3 सेंटीमीटर है तो क्यू आर भी कितना होगा, क्यू आर और ए बी दोनों तो बराबर थे ना, तो क्यू आर और ए बी दोनों ही 3 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो क्यू आर भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब बताओ किसी के आंसर सही थे क्या, वाई या एन लिखकर बताओगे। सही थे तो वाई लिखना, गलत थे तो एन लिखना। सही थे तो वाई लिखना, गलत थे तो एन लिखना। देखो सभी के गलत थे ना, तो काफी बच्चों के आंसर गलत थे, इसलिए मैंने इतने समय लेके आपको समझाया, है ना। तो मुझे पता है कि इसको ध्यान से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब समझ में आया या नहीं, अब तो गलत नहीं करोगे, अब समझ में आ गया ना। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ऐसा कभी नहीं करना जो आप लोग किए हो अभी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है कि आप यहाँ पर इस दोनों चित्र को देखे, आप लोग क्या किए हो, क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, आप देखो कि यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो इसे भी 4 सेंटीमीटर कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत होगा। सभी के आंसर डी थे, है ना, तो ये गलत होगा। सही आंसर के लिए आपको ये जितना भी स्टेप्स मैंने बताए वो सारे आपको करने होंगे। ठीक है, नहीं अभी इस पे आधारित आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपके होमवर्क वाले बुक में। ठीक है, फिर आप वहां ट्राई करना। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अगली टॉपिक पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुभुज यानी पॉलीगन। तो बहुभुज को समझते हैं, पॉलीगन को समझते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, बहुभुज मतलब ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारे भुजाएं हैं। तो बहुत सारे का क्या मतलब हुआ, देखो इसका डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी गई है उन सभी चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या क्या चीजों को मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ। प्लीज 3 या डेफिनेशन
तीन या तीन से अधिक, सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है, तीन या तीन से अधिक। दूसरा चीज रेखाखंड, फिर एक चीज बंद आकृति, और ये सरल। तो सरल के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखो ध्यान से क्या क्या। बंद आकृति आपको पता है क्या होती है, ये मैंने पढ़ा रखा है। रेखाखंड आपको पता है क्या होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर रेखाखंडों से मिलकर कोई आकृति बनी रहेगी और वो बंद रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। ठीक है। अब तीन से या तीन से अधिक क्यों कहा गया, क्योंकि किसी भी लाइन से, अगर दो लाइन से आप कोई बहुभुज बना सकते हो क्या, बंद आकृति, बताओ। दो लाइन से बंद आकृति बना सकते हो क्या, नहीं। तो बंद होने के लिए कम से कम आपको तीन भुजा चाहिए, है ना, कम से कम तीन रेखाखंड चाहिए। तो इसीलिए लिखा गया तीन या तीन से अधिक, कम से कम तीन होने चाहिए, तीन से ज्यादा होने चाहिए। तो ये समझ में आ गया। रेखाखंड होने जरूरी है, रेखाखंड से मिलकर बने रहेंगे तभी बहुभुज बोलेंगे। ठीक है। बहुभुज, भुजा किसे कहते हैं, जो भी आकृति किसी रेखाखंड से मिलकर बनी है तो उस रेखाखंड को भुजा कहते हैं। ठीक है। बंद आकृति तो आपको पता है। अब सरल के बारे में पहले उदाहरण देख ले, उसके बाद सरल के बारे में आपको बताता हूं। चलो, तो यहां पर आपको तीन आकृति दिख रही है, एक, दो, तीन। आप लोग ही बताओ ये तीनों के तीनों बहुभुज है या नहीं है। पहले ये बताओ ये दोनों, तीनों के तीनों बहुभुज है या नहीं, पॉलीगन है या नहीं। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉलीगन है। ठीक है, यानी बहुभुज है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या कहेंगे, बहुभुज है। क्यों, पहला चीज मुझे दिख रहा है कि बंद आकृति है, दूसरा चीज दिख रहा है ये रेखाखंड से मिलकर बनी है, या तीन से अधिक भुजा से मिलकर बनी, तो ये सारे बहुभुज है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये बहुभुज है या नहीं है, ये बहुभुज है या नहीं, वाई या एन। हाँ ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुभुज नहीं है। अब चैट में कोई नहीं लिखेगा, तो ये बहुभुज नहीं है, इसका आंसर होगा नो। ठीक है, आप सभी के आंसर वाई है, बट इसका आंसर होगा नो, ये दोनों, ये बहुभुज नहीं है। अब देखते हैं क्यों बहुभुज नहीं है। यह तो आपको दिख रहा है कि यह एक बंद आकृति भी है, ध्यान से देखिएगा, यह बंद आकृति आपको दिख रही होगी, तीन या तीन से अधिक भी है और रेखाखंड से भी मिलकर बनी है। हाँ मैं बता रहा हूं क्यों, यही तो क्वेश्चन उठ रहा है ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं क्यों। तो देखो यहाँ क्या क्या है, तो ये बंद आकृति तो है, पहला चीज मुझे मिल गया। तीन या तीन से अधिक रेखाखंड से भी मिलकर बनी है, रेखाखंड से भी मिलकर बनी है। लेकिन ये सरल वर्ड जो लिखा हुआ है, यही मैं समझाना चाह रहा था, तो सरल नहीं है। ठीक है, क्यों, ये जो भी रेखाखंड से मिलकर बनी है वो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो बहुभुज में कभी भी जो भी रेखाखंड से वो मिलकर बनी है उसकी भुजाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको दिख जाता है तो आप कहेगी ये बहुभुज नहीं हो सकता, है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा है, ये रीजन आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो रेखा भुजा दिख रही है ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए कहेंगे ये बहुभुज नहीं है। ठीक है। अब देखो त्रिभुज में क्या होता है, इसकी कोई भी दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। अब बताओ, ये जो आकृति आपको अभी दिख रहा है यह एक बहुभुज है या नहीं है, यस या नो। अब आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं ना। तो ये एक बहुभुज नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसकी दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसे बहुभुज नहीं बोले। चलो, अब और कुछ चीज जो आपको ध्यान से सुनना है, काफी आसान है। आपको पता है कोई भी बहुभुज में अगर तीन भुजा होगी तो उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज या ट्रायंगल कहेंगे। कोई बहुभुज में अगर चार भुजा होगी तो चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, पांच भुजा होगी तो क्या कहेंगे, पंचभुज या पेंटागन, और छह भुजा होगी तो उसे षटभुज या हेक्सागन कहेंगे। ठीक है, ये काफी आसान है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। पांच तक मैं गिनती गिन रहा हूं, पांच, चार, तीन, दो, एक। ठीक है, तो आपको पता है तीन भुजा वाले को त्रिभुज, चार को चतुर्भुज, पांच में पंचभुज, छह में षटभुज। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि षटभुज में कितने भुजाएं होते हैं तो आपको बोलना होगा छह भुजा, पंचभुज में कितने भुजाएं, पांच भुजा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए, आपको ये पता है किसी भी बहुभुज में शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होता है और भुजा क्या होता है ना। शीर्ष, भुजा, कोण के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है ना। आपको ये ध्यान रखना है क्या, किसी भी बहुभुज में
शीर्षों की संख्या, कोनों की संख्या और भुजा की संख्या बराबर होती है ना। तो ये तीनों क्या होती है, बराबर होती है। देखो इसमें आपको दिख रहा है, अगर 6 शीर्ष आपको दिख रहे होंगे तो हर एक शीर्ष पर एक एक कोण भी बनता हुआ दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने कोण बनते दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कोण है तो 6 भुजा भी दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या कह सकते हो, किसी भी बहुभुज में शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या और कोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। नंबर ऑफ वर्टेक्स बराबर नंबर ऑफ साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया या नहीं आया? चलो इतना आ गया। तो ये देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वृत्त है, वृत्त बहुभुज है या नहीं है? वृत्त को बहुभुज बोलोगे या नहीं बोलोगे, वृत्त या सर्कल को? नहीं, वृत्त को बहुभुज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस वृत्त में आपको ना ही कोई शीर्ष दिख रहा है, ना ही कोई कोण दिख रहा है, ना ही कोई भुजा दिख रही है ना, ना ही ये कोई रेखा खंड से मिलकर बनी हुई है ना। तो इसे क्या कहेंगे, यह बहुभुज नहीं है। तो कभी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वृत्त बहुभुज है या नहीं है, तो आप कहोगे नहीं, वृत्त बहुभुज नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लास 9th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है, अभी तक जो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों के मापों का योग। तो ये देखिएगा, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी मैं बाह्य कोण पूछूंगा तो ध्यान दीजिए, जब भी मैं कोणों के योग पूछूंगा ना, तो आपसे पूछूंगा अंतः कोण के बारे में पूछा जा रहा है या बाह्य कोण के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब इंटीरियर एंगल के बारे में पूछ रहे हैं या एक्सटीरियर एंगल के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, एक्सटीरियर, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, अंतः या बाह्य। ठीक है, अब देखो कोई भी बहुभुज हो, यहाँ पर बात नहीं किया गया है त्रिभुज है या चतुर्भुज है या पंचभुज है, कैसा भी बहुभुज हो, उसमें कितनी भी भुजाएं हो, उसके आप अगर सभी बाह्य कोण को आप जोड़ दोगे तो उसका योग हमेशा 360 डिग्री मिलेगा, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज। ठीक है, तो अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, अब इसमें अगर मैं तीनों बाह्य कोण को जोड़ दूं, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो आपको पता है बाह्य कोण किसे कहते हैं, किसी एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं और जो नया कोण बनता है उसे हम बाह्य कोण कहते हैं। तो बाह्य कोण आप कैसे पहचानते हो, ये तो पढ़ाया गया था। अब अगर मैं तीनों ही कोण को जोड़ दूं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, तो इनका योग कितना मिलेगा, तो इनका योग 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अच्छा कोई कंफ्यूज मत करना कि त्रिभुज में तो 180 डिग्री होता है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अंदर वाले कोण की बात करता, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता ये कोण, ये अंदर, ये तीनों जो अंदर के तरफ कोण आपको बनते दिख रहे हैं, कोण ए बी और सी, तो अगर मैं ए बी सी को जोड़ू तो 180 डिग्री मिलेगा। अंदर वाले कोणों का योग तो 180 डिग्री मिलेगा, लेकिन बाहर वाले सभी कोणों को जोड़ोगे तो 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले बहुभुज को आप देखो, तो इसमें आप अगर सभी बाह्य कोण को जोड़ दो, बाह्य कोण इस तरीके से आप पहले बनाओगे। अब यहां पर कितने बाह्य कोण दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो इन सभी पांचों कोण को आप जोड़ दोगे तो आपको 360 डिग्री मिल जाएगा, जैसे यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो सभी बाह्य कोण को जोड़ दे, कोण 1 2 3 4 5, तो आपको 360 मिलेगा। तो कैसा भी बहुभुज हो, कितनी भी भुजाएं, ये ध्यान दीजिएगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वाली पेज की। तो भुजा की संख्या यहां देखो, भुजा की संख्या 5 हो तो भी सभी बाह्य कोण के योग 360 होंगे, 3 हो तो भी 360 डिग्री होंगे, 10 हो तो भी 360 डिग्री होंगे। मतलब भुजा की संख्या कुछ भी हो, ठीक है, ये प्रत्येक को 90 डिग्री जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं सभी कोण, लेकिन सभी को जोड़ोगे तो 360 डिग्री ही मिलेगा। इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है,
बाह्य कोण तो समझ गए। अब अंतः कोण के योग की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों के मापों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो किसी भी बहुभुज में सभी अंतः कोणों के योग क्या होते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। जैसे अभी सुनो, अभी मैंने बाह्य कोण के बारे में क्या बोला, त्रिभुज के बाह्य कोण के योग क्या होंगे 360, चतुर्भुज में सभी बाह्य कोण के योग 360, पंचभुज में 360, षटभुज में 360। तो कोई भी बहुभुज हो, बाहर वाले कोण को अगर जोड़ोगे तो 360 ही मिलेगा। लेकिन अंतः कोण की जब बात की जाती है तो सभी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में आपको पता है, त्रिभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है बताओ, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आपको पता है कि अगर ये तीनों कोण को मैं जोड़ दूं अंदर वाले अंतः कोण को, तो आपको पता है कि ये 180 डिग्री होता है। तो ये कैसे आया, ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास। फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। जल्दी से इसे अपने कॉपी पे लिखोगे, जल्दी से अपने कॉपी पे लिखोगे n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, n क्या है यहाँ पर, n है भुजा की संख्या, n क्या है भुजा की संख्या। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसी भी बहुभुज में सभी अंतः कोणों के योग, है ना। तो n-2 इंटू 180 डिग्री, n का मान क्या है, n मतलब भुजाओं की संख्या। तो अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं किसी भी पंचभुज में यानी पेंटागन में सभी कोणों को मैं अगर जोड़ दूं, इस तरीके से मैंने एक पंचभुज बनाया, अब बताओ अगर इस सभी कोणों को मैं जोड़ दूं, कोण 1 2 3 4 5, तो अब बताओगे सभी कोणों को जोड़ने पर कितना मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 180 नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनेगा, 180 नहीं मिलेगा ना, ये तो त्रिभुज में 180 मिलता है, त्रिभुज में 180 मिलता है। यहां पर क्या करोगे, फॉर्मूला आप लगाओगे n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब n का मान क्या है, भुजा की संख्या, इसमें कितनी भुजाएं हैं बताओ, चैट में लिखकर बताओ, इस वाले आकृति में कितनी भुजाएं हैं, बस अब भुजा की संख्या बताओ। 5। 5, वेरी गुड। तो 5 पुट कर दो, n के जगह पर 5 पुट कर दो, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 - 2 कितना होगा, 3 होगा, 3 इंटू 180 डिग्री, यहां से आपको मिल जाएगा 540 डिग्री, है ना। तो सभी कोणों के योग कितने हो जाएंगे, 540 डिग्री। ये समझ में आया या नहीं आया, है ना। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसको भी नहीं समझ में आया एक बार जल्दी से ध्यान से देखो, यहां पर इस वाले आकृति में आप मुझे बताओ कितने कोण आपको दिख रहे हैं। 6। अच्छा माइक नहीं ऑन करके बताओगे, चैट में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने कोण दिख रहे हैं, 6 कोण दिख रहे हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, इस त्रिभुज में 6 कोण है। अब अगर मैं सभी कोणों को जोड़ दूं, यहाँ ध्यान दो, और सभी अंतः कोण की बात की जा रही है, ध्यान दो, सभी अंतः कोणों के योग क्या होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मतलब क्या होता है बताओ, चैट में लिखकर बताओ, भुजा की संख्या। ठीक है, तो इसमें भुजा कितने होंगे, जितने कोण होंगे, अभी तो बताया था ना, जितने भुजा जितने कोण होंगे उतने भुजा होंगे, है ना। तो n नंबर ऑफ साइड पुट कर दो, n का मान 6 पुट कर दो। तो n का मान जब 6 रखोगे तो आप बताओ कितना होगा, सोल्व करके सभी लोग बताओगे, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, इतना तो आपको करना होगा, और 4 गुना 180 करोगे तो आपको मिल जाएगा 720 डिग्री। तो कोई भी षटभुज में यानी हेक्सागन में अगर उसके सभी अंतः कोण को जोड़ दोगे तो उसका मान मिलेगा आपको 720 डिग्री। ये समझ में आया या नहीं आया, ये आया या नहीं आया। चलो अगर मैं कह रहा हूं भुजाओं की संख्या 12 है, जल्दी से देखो, भुजाओं की संख्या अगर 12 है तो सभी अंतः कोण के योग कितने होंगे, ये बताओ जल्दी से, काफी आसान है। रुको, उनका सच सामने लाना है।
भुजा की संख्या अगर 12 है, चैट में लिख दो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है 1800। मैं क्या करूंगा, n-2 इंटू 180 करूंगा, फिर n का मान जब रख दूंगा 12, तो 12-2 इंटू 180, यानी 10 इंटू 180, यहाँ से आ जाएगा 1800 डिग्री, है ना। तो अब आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, है ना, काफी आसान है। वेरी गुड। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, तो जल्दी से ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है, हाँ। चतुर्भुज दिया गया है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के योग कितने होते हैं। तो देखो चतुर्भुज में कितना भुजा होता है, अभी जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला यूज करके n का मान डाल दो, आंसर आ जाएगा। और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के योग आपको याद भी रखने हैं। तो 10 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकंड है, पोल को मैं एंड करूंगा। 5 सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो ये काफी आसान क्वेश्चन है। चतुर्भुज के क्या पूछा जा रहा है, सभी अंतःकोणों के योग। तो मैं क्या करूंगा, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है ये बताओ। चतुर्भुज में भुजा की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ये तो समझ में आ गया। अब सभी अंतःकोणों के योग के क्या फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n का मान रख दो, 4-2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 2 गुना 180 डिग्री, यानी 360 डिग्री। इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 360 डिग्री, ऑप्शन सी। ठीक है। अब देखो इतना तो मैंने फॉर्मूला से निकाल लिया, ठीक है, इतना तो फॉर्मूला से मैंने किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के योग 360 डिग्री होते हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है ना। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। जिस तरीके से आपने त्रिभुज के सभी अंतःकोणों के योग याद रखे 180 डिग्री, चतुर्भुज के लिए आपको याद रखना है, दो चीज के हमेशा याद रखने हैं, त्रिभुज के और चतुर्भुज के। चलो, फिर से आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका भी आंसर आप लोग पोल सेक्शन में करेंगे। इसको पहले सोल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो भी कोण दिखाए गए हैं, ये कोण कैसे हैं। तो कोण बी का मान आप कैसे सोल्व करोगे, कैसे ज्ञात करोगे। यहाँ पर ये देखो कि चित्र में बी का मान आप कैसे ज्ञात करोगे। हाँ, इसमें आप समय ले सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेट करना होगा। अब देखो बी का मान आप कैसे निकालोगे। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन के आंसर काफी लोगों के नहीं आए, काफी कम लोगों ने आंसर दिया है।
तो अब आप लोग जल्दी से बी का मान बताएं। इतने समय में तो हो जाना चाहिए। मैं एक हिंट दे रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी कोण है सभी बाह्य कोण है। सभी बाह्य कोण को आप ऐड कर दोगे यानी जोड़ दोगे तो उनका योग कितना होता है ये सोचो और फिर आंसर करो। सर 90। अच्छा, हम लोग डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है ना। 90 होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। सर बी। ठीक है, माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा, मैं बार बार बोलता हूँ ना। सर ए। तो आंसर आपको दो तरीके से करना है, पहला तो पोल में करना है, फिर चैट में भी कर सकते हो, लेकिन जब मैं पोल को एंड करता हूँ तब चैट में करना है। चैट में तभी करना है जब पोल में आपने आंसर नहीं किया हो। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ना। चलिए अब पोल पोल एंड है, अब चैट में आप लिख सकते हो, कमेंट में भी आप आंसर लिख सकते हो। अब पहले सॉल्यूशन देखें, चलो। यहां पर आपको क्या करना है, बी का मान ज्ञात करना है। तो अगर मैं सभी इस चित्र को ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है ये सभी के सभी कोण कैसे हैं, बाह्य कोण है। अच्छा, बाह्य कोण आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर इस तरीके से कोई भी आकृति बनाई गई है तो इसे बाह्य कोण नहीं कहते। बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए किसी भी एक भुजा को हम किसी एक दिशा में बढ़ा देते हैं। फिर नहीं, 8:30 वाली क्लास के बारे में आपको बता दूंगा, आप रुकना थोड़ा, मैं बता दूंगा, फिर आप क्लास छोड़ कर जाओ। चलो यहाँ पर देखो, अगर मैं सभी कोणों को जोड़ दूं इस तरीके से, अगर लिखो बी प्लस 31 डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 52 डिग्री, तो टोटल कितने कोण हो गए, 5 कोण हो गए। अब इन सभी को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, आप ये बताओ। इन सभी के योग कितने होंगे, किसी भी बहुभुज में उसके सभी बाहर वाले कोण यानी सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अभी अभी आपको पढ़ाया गया था, है ना। किसी भी बाह्य कोण में सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। अब आप अगर इन सभी को जोड़ोगे 31, 98, 78, 52, तो आपको मिलेगा बी प्लस 259 यानी 259 डिग्री बराबर 360 डिग्री। और यहां से आप अगर बी निकालना चाहोगे तो 360 में से क्या करोगे, 259 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा 101 डिग्री। अब समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ए सी या डी नहीं होगा। काफी आसान है, बस आपको क्या करना है, सभी बाह्य कोण का योग 360, अगर सभी कोण दिए हैं, एक कोण नहीं दिया है तो उसको आप निकाल सकते हैं, काफी आसान। चलो 5 मिनट और है, आप लोग ये बताओ कि एक क्वेश्चन और करे या नहीं। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करो, और क्लास अभी कोई नहीं छोड़ कर जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे, होमवर्क नोट करेंगे, उसके बाद क्लास छोड़ कर। तो यहाँ पर देखो, किसी बहुभुज में प्रत्येक कोण का मान अगर 72 डिग्री है तो भुजा की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस बार कोण का मान नहीं पूछा जा रहा, कोण का मान तो दे दिया गया है, भुजा की संख्या पूछी जा रही है, बल्कि उल्टा क्वेश्चन दे दिया गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, एक हिंट मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, मैं एक हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री के है, मतलब सभी कोण बराबर है। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि सभी कोण क्या है, बराबर है। सर ये तो पता था। हाँ, पता था तो इसे ही अप्लाई करें और फिर क्वेश्चन सोल्व करें।
चलो 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बस डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप किस तरीके से इसे अप्रोच करोगे, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। यहां पर मुझे ये पता है कि किसी भी बहुभुज में क्या दिया गया, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 72 डिग्री है, मतलब सभी बाह्य कोण के मान दिए गए और सभी बराबर भी है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि सभी कोण जो भी होते हैं सभी को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा, है ना। तो सभी का योग 360 डिग्री होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले, सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इसे दो तरीके से बना सकते हैं, तो पहले हम लोग एक शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है, काफी आसानी से एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और आपको दिया रहेगा, सबसे पहले देखना है बाह्य कोण। बाह्य कोण दिया गया है और अगर सभी कोण बराबर है, सभी कोण अगर बराबर है तभी ऐसा करना। क्या करोगे, 360 को भाग दे दोगे 72 से, तो ये क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, यानी भुजा की संख्या आ जाएगी। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नहीं 8:30 वाली क्लास की लिंक अलग है। ठीक है, उसकी लिंक आपको चली जाएगी। तो यहां से अगर मैं इसे काटूंगा तो यहां से आपको आ जाएगा 18 से 4 बार में, 18 से 20 बार में, यहां से 4 से 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ भुजा की संख्या 5 आ जाएगी, है ना। तो आंसर क्या होगा, डी होगा, 5। ये तो काफी आसान था, एक स्टेप में आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे तरीका से कैसे कर सकते हैं, तो दूसरे तरीका से हम लोग भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से सोचो, मान लो यहाँ पर 72 डिग्री के एन कोण है। ठीक है, तो 72 डिग्री के एन कोण है, तो 72 गुना एन हो जाएगा टोटल योग, और 72 गुना एन का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहां से एन का मान 360 बटा एन आ रहा है, 72 आ रहा है। एन क्या है, भुजाओं की संख्या है। ये समझ में आया या फिर से मैं बताऊं, ये समझ में आया या फिर से बता दूं। तो एन यहां पर मैं क्यों लिखा, 72 गुना एन, एन क्या है, भुजाओं की संख्या, और जितने भुजा होगी उतने ही कोण भी होंगे। तो 72 72 के एन कोण होंगे। यहां से आप चेक भी कर सकते हो, 72 गुना 5 आप करोगे तो 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अभी होमवर्क नोट करेंगे, है ना। नहीं, अभी क्लास कोई छोड़कर नहीं जाएगा, अभी होमवर्क नोट करेंगे, उसके बाद क्लास छोड़कर जाएंगे।